नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। हमने जो पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किए गए भूमि बंदोबस्त। इस टॉपिक को भी हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में कब नया जो पंचवर्षीय जो मालगुजारी बंदोबस्त था वो लागू किया था, जिसके अंतर्गत सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया था। तो ये जो पंचवर्षीय मालगुजारी जो बंदोबस्त है ये लागू किया गया था 1772 में। और जो पंचवर्षीय लागू किया गया था इसको बोलते थे पंचसाला। और 1772 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये 2 चीजें करेगा। जो पहली है वो केंद्रीय जो खजाना है उसको वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लेकर आएगा, क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो भ्रष्ट हो चुके थे और जो भू राजस्व वसूली है उसमें व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ था। इसलिए वो केंद्रीय खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर देगा। और जो सेकंड है वो ये पंचसाला व्यवस्था लागू करेगा। जो पंचसाला व्यवस्था है वो 1772 से 1777 तक चलेगी। उसके बाद 1777 में इसे सालाना कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये 1790 में चेंज करेगा दोबारा। 1790 में इसको क्या कर दिया जाएगा, 10 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा। और फिर इसी व्यवस्था को जो 10 वर्ष के लिए की गई थी, इसी व्यवस्था को 22 मार्च 1793 को स्थायी कर दिया जाएगा, जिसको स्थायी बंदोबस्त बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया जो स्थायी बंदोबस्त या जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त बोला जाता था के संदर्भ में सत्य कथन है। कथन 1 आपका दिया गया है कि जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया, यानी भूमि का स्वामी कौन है इसमें, जमींदार। स्वीकार करते हुए उनके उत्तराधिकारियों के लिए लगान की दर निश्चित कर दी गई। सेकंड स्टेटमेंट दी गई है, जमींदारों को अपनी जमींदारी बेचने, उसको रहन पर रखने या अन्य के नाम करवाने का अधिकार दिया गया। ये भी ठीक है। 1794 के सूर्यास्त कानून के अनुसार जमींदार द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक भू राजस्व जमा नहीं करवाने पर उसकी जो जमींदारी है वो जब्त कर ली जानी थी। तो ये भी ठीक है, यानी कथन आपके 1, 2, 3 है वो सत्य है। और जो सूर्यास्त नियम है इसका इसमें लिखा हुआ है कि जो एक तिथि निर्धारित होती थी, यानी पूर्व निर्धारित तिथि तक और उस तिथि के सूर्यास्त तक अगर राजस्व जमा नहीं करवाया तो जमींदार की जो जमींदारी है वो जब्त कर ली जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, रेतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सत्य कथन है। तो स्टेटमेंट 1 आपका दी गई कि सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में से मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में लागू किया था। तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड दिया गया है, इस व्यवस्था का वास्तविक जनक जो है वो टॉमस मुनरो को माना जाता है, जो 1820 से 1827 में मद्रास का गवर्नर रहा था। तो ये भी ठीक है। थर्ड है, इसमें किसानों को जोत का जो मालिक मानते हुए गांव का सर्वेक्षण करवाया गया तथा विस्तृत ब्यौरे का रजिस्टर तैयार करवाया गया। तो ये भी ठीक है। 4 आपका दिया गया कि इस व्यवस्था के कारण हुई किसानों की दुर्दशा का वर्णन जो टॉर्चर कमीशन था मद्रास का उस रिपोर्ट से में मिलता है। तो ये भी ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 अब आपका सत्य कथन है। इसमें जो रेत शब्द है, रेत शब्द का मतलब ही किसान होता था, यानी इस रेतवाड़ी व्यवस्था में किसान को ही भूस्वामी माना गया। और सबसे पहले ये 12 महल जिले में यानी मद्रास प्रेसिडेंसी की सिर्फ 12 महल में लागू की गई थी, लेकिन जब टॉमस मुनरो गवर्नर होते हैं तो पूरे मद्रास में लागू कर दी जाती है।
पूरे मद्रास में इसको लागू किया जाएगा। और 1825 में इसको बम्बई जो प्रेसिडेंसी है उसमें इसको लागू किया जाएगा। और इसमें एक जो टॉर्चर कमीशन आया है, टॉर्चर कमीशन 1854 में आता है। इस टॉर्चर कमीशन में जो किसानों की दुर्दशा है उसका वर्णन किया जाता है। और जो टॉर्चर कमीशन है इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार करती है। और जो कमीशन है इसके लिए जो याचिका दी जाती है कमीशन के लिए, वो याचिका दी थी गजुलू लक्ष्मी नारसू चेट्टी और कुछ और अन्य भारतीय थे। इन्होंने सब ने याचिका दी थी। और जो टॉर्चर कमीशन है इसमें 10 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया टुडे नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है रजनीपाम दत्त। क्वेश्चन नंबर 5, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्रों में से एक नहीं था। तो जो स्थायी बंदोबस्त है वो लागू किया गया था आपका उत्तरी कर्नाटक व मद्रास का उत्तरी भाग, इसमें भी लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें भी किया गया था। उत्तर प्रदेश का जो बनारस खंड है उसमें भी लागू किया गया था। और ऑप्शन 4 आपका दिया गया असम और जो कुर्ग है इसमें तो रेतवाड़ी लागू की गई थी, यानी इसमें जो स्थायी बंदोबस्त है वो लागू नहीं किया गया था। वो जो स्थायी बंदोबस्त है वो पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी, कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793। और इसमें जो भूमि का स्वामी है वो किसको माना गया? जमींदार को। इसमें जमींदार अपनी सेवा के बदले जो है 11% जो भाग है या 1/11 जो हिस्सा है वो अपने पास रख लेते थे। और 89% भाग जो है वो खजाने में जमा कराते थे। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है मार्टिन बर्ड को। क्योंकि जो मार्टिन बर्ड है इसने जो भू राजस्व व्यवस्था थी जो उसमें सुधार किया था। तो इन सुधारों के कारण ही इनको जो है उत्तर भारत में जो कर व्यवस्था है उसका जनक माना जाता है। और ये जुड़े हुए हैं महालवाड़ी व्यवस्था से। और जो महालवाड़ी व्यवस्था है इसका जनक माना जाता है होल्ट मैकेंजी को। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न भू राजस्व बंदोबस्तों के क्षेत्रफल के संदर्भ में असुमेलित है। तो जो भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों ने लागू किए गए थे वो कितने प्रतिशत भूमि पे लागू किए गए थे उसमें से आपने असुमेलित बताना है। तो पहला आपका है इस्तमरारी बंदोबस्त या जिसको क्या बोला जाता है? स्थायी बंदोबस्त। ये जो है ये ब्रिटिश भारत की जो भूमि है उसके 19% भाग पे लागू किया जाता है। महालवाड़ी बंदोबस्त ये 30% भूमि पे, तो ये भी ठीक है। रेतवाड़ी बंदोबस्त 51% पे, ये भी ठीक है। तालुकेदारी व्यवस्था 12%, ये आपका असुमेलित है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्थायी बंदोबस्त 19% पे, महलवाड़ी आपका 30% पे और रेतवाड़ी आपका 51% पे। क्वेश्चन नंबर 8, पट्टा से क्या तात्पर्य था? तो पट्टा का मतलब होता था जो यूरोपियन बागान मालिकों द्वारा रेती जो नील कृषक होता था उनके साथ किया जाने वाला अनुबंध, उसको क्या बोला जाता था? पट्टा। यानी ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कलमकारी छपाई का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से था? वो था संबंध इसका आंध्र क्षेत्र से। 10, यूरोपियन व्यापारियों द्वारा भारत में आयातित सूती वस्त्र को सामान्यतः कहा जाता था।
तो इस सूती वस्त्र को कहा जाता था कैलिको, और ये भारत से इंग्लैंड जाता था। और कैलिको इसका नाम पड़ता है कालीकट की वजह से, क्योंकि ये कालीकट से जाता था, कालीकट से जाता था, इसलिए इसका नाम कैलिको रखा गया। 11, ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड में भारतीय छापेदार सूती वस्त्र छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने हेतु कैलिको अधिनियम कब पारित किया गया? तो कैलिको अधिनियम जो है वो पारित किया गया 1720 में। और इसके द्वारा जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र था जिसको छींट बोलते हैं, उसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि जो ब्रिटिश कपड़ा उद्योग था, इसके पीछे कारण क्या था कि ब्रिटिश कपड़ा उद्योग जो है, उस कपड़ा उद्योग को जो भारतीय कैलिको था, जो इस भारतीय कैलिको से खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि जो ब्रिटेन के उद्योग थे वो इस कपड़े से compete नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से कैलिको अधिनियम लाया जाता है 1720 में। 12, विभिन्न बुनकरों के जो समुदाय थे उनके संदर्भ में असुमेलित है। पहला आपका दिया गया तांती, ये बंगाल में था, ये बिल्कुल ठीक है। मोमिन उत्तर भारत में, ये भी ठीक है। साले के कोलार या काई कोलर भी जिसको बोला जाता था, ये या देबांग, ये था दक्षिण भारत में, ये भी ठीक है। जुलाह जो है वो पश्चिम भारत में, ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जुलाह जो है वो भी उत्तर भारत में थे। और जुलाह को ही कई बार क्या बोला जाता था, मोमिन भी, यानी मोमिन या जुलाह ये कहाँ थे, उत्तर भारत में। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13, निम्न में से असत्य कथन है। वन आपका दिया गया कि भारत में पहली जो सूती वस्त्र मिल है वो 1854 में बंबई में स्थापित की गई थी, बिल्कुल ठीक है। सोलापुर व मदुरै 19वीं सदी के अंत में बुनकरी के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे, ये भी ठीक है। थर्ड आपका है, कताई विभाग में ज्यादातर मजदूर महिलाएं होती थी, जबकि बुनकर विभाग में ज्यादातर क्या होते थे, पुरुष होते थे, तो ये भी ठीक है। फोर आपका दिया गया कि बुनकरों का जो प्रदत्त अग्रिम देशमी जी, उसको ओरांग कहते थे, तो ये आपका सुमेलित नहीं है या असत्य कथन है, तो ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ओरांग है वो गोदाम को बोला जाता था, और ऐसा गोदाम जहां पे माल इकट्ठा किया जाता था, ऐसा गोदाम जहां पर माल इकट्ठा किया जाता था। 14, किस प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए, तो ये किए गए थे बंगाल में। 15, पांचवी रिपोर्ट संसद में किस वर्ष पेश की गई थी? तो जो पांचवी रिपोर्ट है वो पेश की गई थी 1813 में। 16, दामिन एक कोह क्या है? तो दामिन एक कोह जो वो है, औपनिवेशिक सरकार द्वारा संथालों को जो दी गई भूमि थी उसको बोला जाता था, तो ऑप्शन 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17, कौन सी रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बन गई थी? तो ये बन गई थी पांचवी रिपोर्ट। जो पांचवी रिपोर्ट है वो पेश की गई थी आपकी ब्रिटेन संसद में। और कब पेश की गई? 1813 में। और इस रिपोर्ट को जो है तैयार किया था प्रवर समिति ने, प्रवर समिति ने इसको तैयार किया था, और इसमें 1002 पृष्ठ थे।
और इसी रिपोर्ट में जो है वो जमींदारों की, रेयत जो थे यानी रेयतों की अर्जियां, जमींदारों और जो रेयतों की अर्जियां इसमें शामिल थी, कलेक्टर की रिपोर्ट भी इसमें शामिल थी, और जो न्यायिक अधिकारी थे इनकी जो टिप्पणियां थी वो भी इसमें रिपोर्ट में शामिल की गई। और ये जो रिपोर्ट है, यही रिपोर्ट है जो गंभीर वाद विवाद का आधार बन गई थी ब्रिटिश संसद में। 18, फ्रांसिस बुकानन जो है वो राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र की यात्रा उसने कब की थी? तो ये यात्रा उसने की थी 1810 से 1811 में। वो जो फ्रांसिस बुकानन है ये कौन था? एक चिकित्सक था, और ये बंगाल चिकित्सा सेवा में जो बंगाल चिकित्सा सेवा है उसके अंदर ये सेवा देगा 1794 से 1815 तक। और ये लॉर्ड वेलेस्ली का सर्जन भी था। जो फ्रांसिस बुकानन है उसने 2 सर्वेक्षण किए थे। यानी इसने जो ब्रिटिश अधिकार वाला जो भारतीय क्षेत्र था उसके अंदर विस्तृत ब्यौरा, विस्तृत सर्वेक्षण किया था, जिसमें 2 सर्वेक्षण इसके इंपॉर्टेंट है। पहला है मैसूर का, यानी मैसूर का सर्वेक्षण किया इसने 1800 ईस्वी में, और सेकंड इसने बंगाल का किया, और बंगाल का सर्वेक्षण इसने 1807 से 1814 तक किया। फ्रांसिस बुकानन ने ही कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना की। जिसको क्या बोला जाता है? अलीपुर चिड़ियाघर। बाद में जब ये इंग्लैंड चला गया तो इसको बुकानन हैमिल्टन भी कहा गया। 19, निम्न में से कौन सा जो विकल्प है वो सही सुमेलित है? पहला आपका दिया गया महाल यानी भू संपदाएं, बिल्कुल ठीक है। तालुक था वो क्षेत्रीय इकाई होती थी, ये भी ठीक है। वर्गाधार या अधिहार जो था वो बंटाईदार को बोलते थे, ये भी ठीक है। यानी उपरोक्त सभी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20, बंगाल के शक्तिशाली जोतदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उनके लिए मंडल, गांटीदार, हवलदार, यानी सभी शब्द उनके लिए यूज हुए हैं, तो उपरोक्त सभी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21, रेतवाड़ी बंदोबस्त में कितने वर्ष बाद जमीनों का पुनः सर्वेक्षण किया जाता था? तो ये किया जाता था 30 वर्ष बाद। 22, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी 1765 में, और ये बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है, उसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके जो दीवानी अधिकार है वो कंपनी को मिल जाते हैं। 23, अवध में एक मुश्त बंदोबस्त नामक जो ब्रिटिश भू राजस्व है वो किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये जो एक मुश्त बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वो लागू की गई थी 1856 में। और कहाँ लागू की गई थी? अवध में। 24, अवध में लागू की गई एक मुश्त बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प है वो सही है?
पहला आपका दिया गया कि इस बंदोबस्त के अनुसार ताल्लुकदार जो बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। नंबर 2, इस बंदोबस्त के तहत ताल्लुकदारों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाने लगा। थर्ड आपका दिया गया एक मुश्त बंदोबस्त लागू होने के बाद जो ताल्लुकदार थे इनके पास जितनी गांवों की संख्या थी, यानी जो पहले 67% थी वो घटकर कितने रह गई 38%, यानी पहले 67% थी फिर 38% रह गई। तो इसमें जो तीनों कथन है आपके वो सही है, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो जो अंग्रेज है वो अवध में रुचि क्यों ले रहे थे, क्योंकि जो अवध की भूमि है वो कपास और जो नील है उसकी खेती के लिए उत्तम मानी जाती थी। और जो एक मुश्त बंदोबस्त है इसका जो दूसरा नाम है वो सारांश निपटान, यानी इसको सारांश निपटान भी बोला जाता है। और ये कब लागू किया गया 1856 में। 25, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो व्यापारिक गतिविधियों का जो केंद्र है वो सर्वप्रथम किस शहर को बनाया था, तो ये बनाया था सूरत को। 26, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खालिस्तान में मद्रास पट्टम या चेन्नापट्टम में व्यापारिक चौकी स्थापित की थी। ये चौकियां स्थापित की थी 1639 में। 27, प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र का जो नाटक है नील दर्पण कब लिखा गया 1860 में, तो ये किसके अत्याचारों का वर्णन करता है, तो ये जो नील बागान मालिक थे इनके अत्याचारों का वर्णन करता है। 28, निम्नांकित किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन शोर द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था स्थायी बंदोबस्त का। और इसका जो पक्ष लिया था वो थे चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स, पूरा नाम था चार्ल्स जेम्स ग्रांट। इन्होंने इसका पक्ष लिया था और जॉन शोर थे इन्होंने इसका विरोध किया था। 29, वाणिज्यवादी, मुक्त व्यापार वाणिज्यवादी पूंजीवाद, और जो तीसरा है वित्तीय साम्राज्यवाद। ये जो तीनों है ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तीन पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था आर.पी. दत्त, यानी रजनी पाम दत्त ने। और ये जो तीन पड़ाव हैं ये इन्होंने बताए थे। जो पहला है वो है वाणिज्यिक चरण। और वाणिज्यिक चरण कब से कब है 1757 से 1813 तक। इसके बाद इन्होंने जो सेकंड पड़ाव बताया वो बताया औद्योगिक मुक्त व्यापार। और ये रहेगा आपका 1813 से लेकर 1858 तक। और थर्ड चरण जो इन्होंने बताया वो बताया वित्तीय पूंजीवाद। और ये 1858 के बाद शुरू हुआ। तो ये तीनों पड़ाव बताए आपके रजनी पाम दत्त ने। और ये जो पड़ाव बताए गए ये बताए गए हैं इंडिया टुडे में, जो इनकी बुक थी इंडिया टुडे। इस बुक में ये तीनों पड़ाव बताए गए। और जो इनकी एक सेकंड जो बुक थी वो थी मॉडर्न इंडिया। तो ये दो किताबें भी आप इनकी ध्यान रख सकते हैं। 30, निम्नलिखित में से किसने मई 1867 में एक शोध पत्र इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया प्रस्तुत किया, और वो धन निकासी के पहले मान्यता प्राप्त सिद्धांतकार थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। और जो इन्होंने ये शोध पत्र जारी किया ये किया था 2 मई को, 2 मई 1867 को। और कहाँ पेश किया था, इंग्लैंड में लंदन में। लंदन में
आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो बैठक थी, इनकी जो बैठक थी उसमें ये इन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया था। वो जो इनकी पुस्तक है उसका नाम है द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो इनकी बुक का नाम है। और जो इस बुक का जो प्रकाशन है वो सबसे पहले हुआ 1901 में, और ये प्रकाशन किया था आपका स्वनेचेन इसने इसका प्रकाशन किया था। इसमें कुछ चीजें और आप ध्यान रख सकते हैं कि जो धन निकासी का जो विरोध है, धन निकासी का विरोध, तो विरोध किस किस समाचार पत्र ने किया था? तो वो समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका, और सेकंड था मराठा। ये जो समाचार पत्र थे इन्होंने इसका विरोध किया था। जो धन निकासी है इसको जो दादा भाई नौरोजी है इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट बोला था। अनिष्टों का अनिष्ट यानी एविल ऑफ ऑल एविल, तो ये किसने बोला? दादा भाई नौरोजी ने। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के थ्रू बताइए कि आपको पर्सन कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।